नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के उन 14 सूत्री मांगों की जिसमें उसने अपने समर्थकों की कीमत यानी अपने समर्थन की कीमत महाविकास अघाड़ी या कांग्रेस से मांगी है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की ये 14 सूत्रीय मांग वैसी ही है जैसे 1929 में मुस्लिम लीग प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू और गांधी के कांग्रेस से की थी। मुसलमानों के लिए राजनीतिक आरक्षण, नौकरियों और सरकार में प्रतिनिधित्व के अलावे भी मुसलमानों के लिए मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा की रक्षा के लिए संविधान में गारंटी सहित कुल 17 मांगे मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के सामने रखी थी, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। इतिहास जिन्ना की इन 17 सूत्रीय मांगों और कांग्रेस के द्वारा उसे मानने को अलग मुस्लिम राष्ट्र की दिशा में एक पहला कदम कहते हैं कि मुस्लिम दिशा यानी अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की दिशा में लीग की है जो मांग थी वो पहला कदम उसे माना जा रहा है। इसके बाद जिन्ना की माने तो बढ़ती गई लगातार और कांग्रेस उसे तुष्टीकरण की नीति के तहत मानती भी चली गई। अंत में 1940 में अलग पाकिस्तान की मांग रख दी गई और रहमत अली खान चौधरी ने पाकिस्तान का नामांकन किया। उसके बाद 1947 में उसे कांग्रेस ने स्वीकार भी कर लिया और भारत को खंडित कर पाकिस्तान बना दिया गया। उलेमा बोर्ड की इस 14 सूत्रीय मांग में भी इसी मंशा की झलक दिखती है। अपने समर्थन की कीमत के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व वाली एमवीए से उलेमा बोर्ड ने जो मांगे रखी है उसे भी दो राष्ट्र के सिद्धांत के नींव के रूप में देखा जा रहा है। जिन्ना और उलेमा बोर्ड की मांगों में काफी हद तक समानताएं देखी जा सकती है। उलेमा काउंसिल ने वक्फ बोर्ड का विरोध किया, नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण की मांग की है। महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिदें, कब्रिस्तानों और दरगाह की जब्त की गई जमीनों का सर्वेक्षण कराने, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए देने के लिए और 2012 से लेकर 2024 तक दंगों के सिलसिले में कैद मुस्लिमों को रिहा करने और मौलाना सलमान अजहरी को जेल से रिहा करने की मांग की है। ये सारी मांगे या जो शर्तें हैं वो दो राष्ट्र के सिद्धांत की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि अगर उलेमा बोर्ड की यह मांगे नहीं मानी गई तो फिर जो है वो अपनी राह पकड़ेंगे। यह हाल केवल महाराष्ट्र का ही नहीं है बल्कि वहाँ है जहाँ चुनाव हो रहे हैं। इसने अपने वोट की कीमत वसूलने के लिए ये एकजुट है और राजनीतिक पार्टी से अपने वोट की वसूली कर रहे हैं या कहें जो वोट के बदले अपनी शर्तों पे अपने लिए वसूली कर रहे हैं। इनके वोट पाने के लिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने तो जिन्ना की तारीफ में कसीदे भी पढ़ने शुरू कर दिए। सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना तक कर दी अखिलेश यादव ने। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की मांगे भारत के एक और टुकड़े करने की तरफ बढ़ाया गया कदम है। क्या उलेमा बोर्ड मुस्लिम एकता और कल्याण के नाम पर जिन्ना के ही एजेंडे को भारत में स्थापित कर रहा है। क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस उलेमा बोर्ड की सभी मांगों को मानकर देश के टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी हो रही है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और उन मांगों को भी देखते हैं जो जिन्ना ने की थी और जो उलेमा बोर्ड ने की। उन मांगों को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हिंदुस्तान टुकड़ों में बंट गया, मुसलमानों ने अपने देश ले लिए, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में मुसलमानों की मांगें कम नहीं हुई, जिनकी मांगों से अब एक बार फिर से वही विभाजन की बू आ रही है। महाराष्ट्र के मौजूदा चुनावी घमासान के बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के सामने अपनी जो 17 मांगे रखी हैं, वो सीधा आने वाले समय में महाराष्ट्र के विभाजन की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि साल 1929 में भारत के विभाजन से पहले जिन्ना ने भी कुछ ऐसी ही मांगे की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने 28 मार्च 1929 को एक 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, जिसमें भारत का बंटवारा करवाने वाली मुस्लिम लीग का नजरिया स्पष्ट होता है। इस प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम लीग ने भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष अधिकारों की मांग की थी, जिन मांगों की माने तो किसी प्रांत में मुस्लिम बहुमत को अल्पमत या समानता में बदले बिना सभी विधानमंडलों और निर्वाचित निकायों में पर्याप्त मुस्लिम प्रतिनिधित्व, सेवाओं और स्वशासी निकायों में मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, केंद्र और राज्य मंत्रिमंडलों में 1/3 मुस्लिम सदस्य हो। इसके साथ ही जिन्ना ने ये भी मांग की थी कि किसी भी विधानमंडल में कोई भी विधेयक पारित नहीं किया जाएगा यदि अल्पसंख्यक समुदाय का 3/4 हिस्सा इसे अपने हितों के विरोध मानता हो। तब जिन्ना की इन्हीं मांगों ने भारत में विभाजन की नींव रखी थी।
जिसके नक्शे कदम पर चलते हुए अब सालों बाद ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र के इस चुनावी घमासान के बीच महाविकास आघाड़ी के सामने कुछ ऐसी ही शर्तें रखी हैं, जिसकी माने तो नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण मिले। इसके हिसाब से मस्जिदों के इमाम मौलाना को हर महीने 15,000 रुपए का भत्ता दिया जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने मांग की कि पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता मिले और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट मिलने की मांग की जाती है। और इसी के साथ अंत में उन्होंने मांग की कि एमवीए की सरकार बनने पर सरकारी समिति में उलेमा बोर्ड के मौलाना रहेंगे। इसी के साथ उलेमा बोर्ड ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने, बीजेपी नेता नितेश राणे और रामगिरी महाराज को तत्काल कारावास देने और मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई समेत दंगे के आरोपी में जेल में बंद मुसलमानों की रिहाई की भी मांग की है, जिन मांगों को महाविकास अघाड़ी ने अपना समर्थन भी दे दिया है। मुस्लिम समाज से जुड़े हुए 17 मुतालबात हमने अघाड़ी के कायदीन से किए। अगर हुकूमत आती है तो ठीक है, नहीं आती है, अगर ये लोग अपोजिशन में आते हैं तो वहां भी बैठकर हमारे जो ये मुतालबात हैं उन पर वो तवज्जो दें, आवाज उठाएं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, जैसा उन्होंने हमें हिमायती मकतूब में हमें तयक्कुन दिया है। महाराष्ट्र में वादा किया, उलेमाओं को वादा किया कि हम आएंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देने पर विचार करेंगे। उन्होंने हैदराबाद में दिया है, कर्नाटक में दिया है। भाई मुझे बताओ, मुसलमानों को आरक्षण देंगे तो कटेगा किसका? आदिवासी का कटेगा, पिछड़ा समाज का कटेगा, दलितों का। सालों पहले मुस्लिम लीग की मांगों के सामने झुकी कांग्रेस पार्टी अब एक बार फिर उलेमा बोर्ड की ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स के आगे बेबस नजर आ रही है, जिसका महाराष्ट्र में बना महाविकास अघाड़ी गठबंधन महज चंद मुस्लिम वोटों के लिए मुसलमानों की ऐसी अनर्गल मांगों का समर्थन कर रहा है, जो महाराष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो हर एक व्यक्ति को चुनाव के दौरान जो है अपनी बातें रखवाने के लिए जो है शर्तें चाहिए, अपने वोट के बदले में अपनी मांगों को पूरा करना चाहते हैं। और उलेमा बोर्ड जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें वक्फ बिल का विरोध करें, अगर सरकार आए तो जो वक्फ बिल, जो संशोधन बिल है उसका विरोध करें। 17 सूत्री मांगे हैं उनकी, हालांकि जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी थी, इन्होंने 17 रखी है। नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण की मांग की है उलेमाओं ने कि मुस्लिम वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाए। मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह की जब्त ज़मीन का जो है सर्वे किया जाए। वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड भी चाहिए इन्हें, यानी अगर वोट देंगे तो वोट के बदले पूरी वसूली भी करेंगे। दंगे के आरोपों में जेल में बंद मुसलमानों की रिहाई हो, दंगा करने में रोक नहीं, लेकिन जेल चले गए तो रिहाई की मांग कर रहे हैं। मौलाना सलमान अजहरी जो कि हेट स्पीच के कारण अंदर हैं, उनकी रिहाई के लिए प्रधानमंत्री को खत लिखे। मस्जिदों के इमाम मौलाना को हर महीने 15,000 का वादा किया जाए, यानी 15,000 मौलाना और इमाम को दिया जाए। पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवकों को प्राथमिकता दी जाए, यानी यूपीएससी जिहाद में जो बात छुप के की जा रही थी उसमें खुलेआम करेंगे। बीजेपी नेता नितेश राणे और रामगिरी महाराज को तत्काल कारावास की सजा हो। वेरी गुड। और एमबीए की सरकार बनने पर सरकारी समिति में उलेमा बोर्ड के मौलाना को रखा जाए। मौलाना ही एमबीए की सरकार में सरकारी बोर्ड में रहेंगे। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट भी मिले। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती की जाए। 12वीं मांग जो है ये 17 मांगों में से 12वीं मांग ये है। 13वीं मांग है वक्फ की संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए कानून लागू किया जाए। मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ बोलने वालों पर कानून बनाकर एक्शन लिया जाए। 14वीं मांग है ये। 15वीं मांग एमबीए की सरकार बनने पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए। 16वीं मांग उलेमा बोर्ड की मांग को मंजूरी का आश्वासन पत्र दे, यानी केवल मौखिक नहीं, जो बात आप कह रहे हैं तभी देंगे वोट आपको जब आप लिखित रूप से हमें इसकी गारंटी देंगे। उलेमा बोर्ड को प्रचार के लिए ज़रूरी मदद भी इन्हें मिलनी चाहिए। और भी कुछ मुझे लग रहा है कि चांद तारे भी मांग लेना चाहिए इन्हें। अब जिन्ना ने जो मांगे रखी थी 14 सूत्रीय, उनको देखिए। जिन विधानमंडलों में निर्वाचित निकाय में मुस्लिम का प्रतिनिधित्व जो है उन्हें मिलना चाहिए, सभी विधानमंडलों और निर्वाचित निकायों में।
जिन्ना ने रखी थी पहली मांग। दूसरी, सेवाओं और स्वशासी निकायों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसी तरीके की मांगें जिन्ना ने भी रखी थी। आप दोनों मांगों को देख करके कह सकते हैं कि एक ही तरीके की करीब करीब मांगें। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का 1/3 प्रतिनिधित्व हो। केंद्रीय विधानमंडल एक तरीके से मुसलमानों के कब्जे वाला हो। जिन्ना की ये मांगी थी, जिसे कांग्रेस ने मान लिया था, स्वीकार कर लिया था। केंद्रीय और राज्य मंत्रिमंडलों में 1/3 मुस्लिम सदस्य हो। मांगे इस तरीके की थी। 3/4 अल्पसंख्यक समुदाय की मर्जी के बिना कोई भी विधेयक पारित नहीं हो। सभी विधानमंडलों में निर्वाचित निकाय में प्रतिनिधित्व हो, ये इस तरीके की मांगे थी। यानी जिन्ना की मांगे और अभी जो उलेमा बोर्ड की जो मांगे हैं, अगर दोनों मांगों को आप आमने सामने रखेंगे तो लगेगा ये उसी तरीके की मांगे हैं उलेमा बोर्ड की जो जिन्ना ने रखी थी 1929 में। और जिन्ना ने जो मांग रखी थी उस मांग में 2 राष्ट्र यानी 2 राष्ट्र की मांग जो थी उसकी नींव रखी गई थी। इतिहास इस बात का गवाह है कि उसके बाद ही भारत का बंटवारा हुआ था। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो कुछ मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। असगर खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे एडवोकेट असगर खान है। रतन तिवारी है, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहा धवन जी है, नेता बीजेपी की, वो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। कुछ टेक्निकल फॉल्ट नजर आ रहा है। चंद्रांशु जी महाराज हैं, हिंदू समर्थक, और संतोष सिंह प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत जो है मैं असगर खान साहब से करना चाहूँगा। असगर साहब, आपने भी देखा होगा ये 2 दिन से चला आ रहा है कि उलेमा बोर्ड ने मुसलमानों के वोट का जो सौदा किया है, उसके लिए जो कीमत मांगी जा रही है उसकी तुलना जिन्ना के 14 सूत्रीय मांगों से की जा रही है। यानी देश के विभाजन की जो मांग की नींव रखी थी जिन्ना ने जिन मांगों के जरिए, उसी तरीके की मांगें जो है वो उलेमा बोर्ड ने भी रखी है। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि इन मांगों पे आप क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जायज़ मांगे हैं या वोट के बदले ये चीज़ें गलत है, या आपको लगता है कि नहीं, अगर वोट देंगे तो इतनी चीज़ें तो मिलनी ही चाहिए? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि मांग किसी भी वजह से भी, अगर वोटों हम किसी पार्टी के साथ आ रहे हैं, जो भी पार्टीज हैं वो खुद अपने अपने कारनामे और अपने एक जो मेमोरेंडम है रखते हैं कि भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे अगर हमारी पार्टी आ गई तो। उसमें ये पॉलिटिकल मामला, प्योर पॉलिटिकल मामला है। इसमें अगर उन्होंने अपनी कोई शर्तें रखी हैं कि भाई हम आपको इन शर्तों पे करेंगे आपको सपोर्ट, तो उसमें कोई गलत बात नहीं। भाई अपनी अपनी शर्तें हैं, आप मत मानिए। अगर किसी को सपोर्ट नहीं लेनी, मतलब सबके सब इनकार कर दें, जितने भी लोग हैं, कि अगर कोई उनकी शर्तें आपको पसंद नहीं आ रही। देखिए, दूसरी चीज जो है, जिन्ना की मांगों से या जिन्ना की सोच से या जिन्ना से उनको कंपेयर करना, ये क्या है? ये एक माहौल में तब्दीली है। ये आज के माहौल में ये सब कुछ हमने और आपने मिलकर बनाया है कि साहब इसको कुछ भी नहीं तो लाओ जिन्ना की मांगों से इसको कंपेयर करो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भाई हम क्यों करें किसी से कंपेयर? क्यों किसी दूसरे मुल्क के आदमी की या दूसरे लोगों की बात करें? हम अपनी बात करें। हम जिस जहां में रह रहे हैं उसकी बात करें। हम दूसरों की बात क्यों करें? अगर इन लोगों ने कोई शर्तें रखी, किसी तरीके की भी कोई शर्त है कि भाई करने के बाद आप बोर्ड के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ आप ऐसा करेंगे, आप मदरसों के साथ ये करेंगे, आप मुसलमानों के साथ ये रिजर्वेशन की बात करेंगे, सब करते हैं। किसने नहीं करी है? बताइए, किसने नहीं करी है? हर इंसान। और आप किसी उस जो जैसे बीएसपी के लोग हैं, उन्होंने वो अगर अपने समाज के लोगों के लिए बात नहीं करी हो तो बताइए। सब अंधा बाटे रेवड़ी है, अपनों को दे। अगर मान लीजिए उन्होंने भी ये बात कह दी तो ये कोई गुनाह तो है नहीं, बल्कि इसको तो ये कहना चाहिए कि भाई सबको, और सब अपने अपने समाज का ध्यान रखते हैं। उसमें हाँ, अगर कोई शर्त, अगर कोई चीज ऐसी है, चूंकि आप उसको जिन्ना से कंपेयर कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी शर्त है, कोई ऐसी बात है जिससे मुल्क को आने वाले वक्त में नुकसान होना है, या हमारे आपके बीच में कोई नाराजगी पैदा होना है, या कोई नफरत की बात खड़ी हो रही है, तो उसको डिस्कस करिए, वो बताइए वो क्या है। और मैं बिना सुने, बिना पूछे आपसे, बिना सुने मैं बात का बिल्कुल मुखालिफत करता हूं कि अगर किसी ने ये बात कही, मैं क्या हूं या कोई दूसरा आदमी क्या, या दूसरी पार्टी के कोई लोग कहें। नहीं, तो जो 17 मांगे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि ये वही मांगे हैं? असगर साहब, आप तो पढ़े लिखे एडवोकेट हैं। तो ये सोच लीजिए, आप क्यों कर रहे हैं जिन्ना से?
आप अगर करना भी है तो अबुल कलाम आजाद से करिए, आप मोहम्मद अली जौहर से करिए कंपेयर। नहीं, जॉर्ज ने उस तरीके की मांग की होती तब ना, जो मांग किया होगा। और जिन्ना को लाया कौन? जिन्ना को देखिए, ये जो मांगे आई है उससे पहले अखिलेश यादव ने जिन्ना से सरदार पटेल की तुलना कर दी, क्या जरूरत थी करने की? अच्छा, अब देखिए, हाँ। एक बात मैं इन सब चीजों से हटके कह रहा हूँ। हाँ। हम किसी जिन्ना के फेवर नहीं करते, हम किसी पाकिस्तान का नहीं करते, भले ही हमारे सरदार जाके वहां बिरयानी खाने के लिए जहाज उतार दें, लेकिन हम नहीं करते, हम कभी गए भी नहीं है। हम वहां तभी मैं आपसे सवाल भी तभी से पूछ रहा हूँ, आप नहीं करते हैं, लेकिन इंटेंशन की हम नहीं करते। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मान लिए, मैं अखिलेश साहब की बात कर रहा हूँ, अखिलेश साहब ने अगर जिन्ना से किसी बात पे तुलना कर दी, अरे भाई तो है तो वो भी इंसान, अगर उनकी कुछ बुराइयां हैं तो उससे भी आप तुलना कीजिए, उनकी कोई अच्छाइयां हैं किसी की, तो ये देखिए कोई परफेक्ट तो है नहीं, परफेक्ट तो ऊपर वाला है। सिर्फ नहीं, बात देखिए, बात मांग की नहीं है आपने कहा कि हर एक समाज जो है, आपने बीएसपी से तुलना की, आपने कहा कि हर एक समाज जो है पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी मांगे रखता है और चाहता है कि माने। लेकिन कोई भी समाज अगर देश के बंटवारे की नींव जब रखी गई थी, पाकिस्तान की मांग जब रखी गई थी, तो इसी तरीके की मांगे थी ना जिन्ना की, उसके बाद पाकिस्तान की मांग रखी गई। अब फिर से आप जिस उलेमा बोर्ड जिस दिशा में जा रहा है, मुझे नहीं मालूम आप उसको कंपेयर कैसे कर रहे हैं। नहीं, कौन सी जो 14 मांगे, देखिए वो उन मांगों को डिस्कस कीजिए आप, अगर आपने ये डिबेट की है। मैं कह रहा हूँ डिस्कस तो कर रहा हूँ। 10% आरक्षण मुसलमानों को, अब ये बताइए, हमारे संविधान में मुसलमानों को अलग से धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कहीं व्यवस्था नहीं है, आप तो वकील हैं। 10% नहीं है कहीं पे, कितनी बार देने की कोशिश की गई और कितनी बार उसे कोर्ट ने विड्रॉ कर दिया। बस मैं एक एक करके कहता हूँ, आप अगर उन्होंने कह दिया हमें आप दे दिए रिजर्वेशन, तो इसमें मुल्क का क्या नुकसान होना, ये बताइए। मुल्क की तरक्की होना है नहीं है ना? नहीं, आप कह रहे हैं कि आप 10% आरक्षण, देखिए बातें तो जब ये बातें, देखिए जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में, असगर साहब आप सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में जब कोई मांग कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में किया जाता है तो यह समझा जाता है कि यह व्यक्ति जो है बहुत जेन्युइन है, तार्किक है, इसको मिलना चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर, फ्रेम के बाहर जाकर के मांग करता है तो उसका मतलब यह समझा जाता है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है। यह नहीं माना जाए कि आप मूर्ख हैं और आप इसीलिए मांग रहे हैं। आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, क्योंकि आपको कुछ वैसे पॉइंट्स जानबूझ के रेज करने हैं जिससे जो है हमारी बात मांगे ना नहीं मानी जाए, और उसके बाद कहेंगे भाई तब भाई हमें अलग कर दो, मैं आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, हम तो अलग जाएंगे। कोई तो पार्टी मानेगी ना, अगर कोई भी नहीं मानेगी क्यों मानेगी भाई? संविधान के बाहर क्यों मानेगी? सारी पार्टियां संविधान के हिसाब से है ना, क्यों मानेगी कोई बात? तो भाई कोई ना माने फिर अलग कर दो। हाँ, यही बात तो मैं कह रहा, अलग करो, यही तो बात है जी, यही तो बात है कि आप भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। इसी बात पे आप भारत, यही बात तो जिन्ना से कंपेयर इसीलिए तो किया, जिन्ना ने भी यही किया था ना। असगर साहब आपने जो कहा ना, फिर अलग करो, ये देश किसी के बाप का नहीं है जो अलग करो, मांग लोगे और आपको अलग कर देंगे। आपको नहीं चाहिए तो निकल जाओ ना, चले जाओ जिन्ना के देश में ना, चले जाओ जिन्ना के देश में। अलग क्या करेंगे आपको? अलग तो कर दिया था आपको, चले जाते ना आप, उस समय चले जाते, अलग कर दिया था आपको ना, चले जाते ना वहां पे। अभी भी जा सकते हैं, अभी भी जा सकते हैं आप। नहीं, आप बिल्कुल राष्ट्रद्रोही बात करा है आपने असगर साहब, लेकिन आप कर भी नहीं सकते। नहीं, आपने कैसे कहा जाए अलग कर दो? अलग तो कर दिया था ना आपको। अगर वो ज्यादा अच्छा लग रहा है फार्मूला तो आप चले जाइए ना पाकिस्तान, चले जाइए पाकिस्तान। आप आपकी सोच है, आपकी सोच के आपने तो बोला है, मैं तो मेरी सोच के आपने तो बाकायदा बोला कि हमें अलग कर दीजिए। अलग करके कहां जाएंगे आप? महात्मा का मर्डर किया था, जिन्होंने महात्मा की हत्या की थी, उस टीम के मेंबर है आप लोग। आप ये चाहते हैं कि कोई ना कोई फसादी बात तो आप कह रहे हैं ना। हमने जब तुलना की तो आपको बड़ा बुरा लग गया, अब आप कह रहे हैं कि जब नहीं मानेंगे तो हमें अलग कर दीजिए। मैंने यही बात कही कि आप जानबूझ करके कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम से बाहर की मांगे रखते हैं ताकि आपकी मांगे मानी नहीं जाए, और आप कहें हमें अलग कर दो, और अलग कर दे किसी के बाप का देश है क्या? अलग कर दे, अब जाओ ना, अलग तो कर दिया था आपको, अलग कर दिया था, चले जाओ ना वहां पे। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, किसी के सभी का खून शामिल है इसमें, सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हाँ ठीक है वसीर, हमारी कुर्बानियों को सिला है। ये इन्होंने शायद आपने जो कुर्बानी दी थी ना, उसका सिला दे दिया पाकिस्तान दे करके। आपने जो कुर्बानी दी थी ना, उसका सिला तो ले लिया ना पाकिस्तान। अब क्या चाहिए आपको? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए आप, सिर्फ एक बात। आप बताइए जिन्ना से क्यों कर रहे हैं आप कंपेयर? आप एक अरे मैं जिन्ना से कंपेयर जो मैं कर रहा हूं उसको तो आपने सही साबित कर दिया ना।
आपने तो सही साबित कर दिया, क्योंकि जिन्ना ने जो मांग रखी थी असगर साहब, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर के फ्रेम, जो बातें मानी नहीं जा सकती थी, जानबूझकर वो बातें रखी गई, बावजूद इसके कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया, और उसके बाद फिर भी आप मांगे रखते गए, और आखिर में आपने कहा कि मुझे अलग कर दो। आप मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ एक एक करके पॉइंट डिस्कस कीजिए। मैं तो कर ही रहा हूं ना, जो आपने कहा कि आपका भी खून शामिल है, आपने कहा ना। नहीं असगर साहब, आप अभी आपने क्या कहा कि आपका भी खून शामिल है इस हिंदुस्तान की आजादी में, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। तो आपने जो खून दिया था ना, उसकी कीमत मिल चुकी है आपको। कितनी बार कीमत लेंगे आप? आपने जो खून दिया था ना, पाकिस्तान दे दिया उसके बदले आपको। नहीं है, वो पाकिस्तान आपने उनको दिया था जिन्होंने मांगा था। क्या आपने सारे मुसलमानों के लिए मांगा था ना? आप क्यों रह गए यहाँ पे? आप यहाँ पे? अगर यहाँ पे रहना है तो आपको हिंदुस्तानी बन के रहना होगा। अब यहाँ रहेंगे तो आप हिंदुस्तानी बन के रहना होगा आपको। हिंदुस्तानी है। नहीं, आप हिंदुस्तानी नहीं है। आपने कहा कि हमें अलग कर दो, आपने कहा अभी कि आपने हमें अलग कर दो। अगर नहीं तो आपने अलग कर देने तो आप चले जाइए ना। आपने कहा, खुद अभी कहा, आप देख लीजिए ना, ऑन रिकॉर्ड है ये। हमारे साथ दूसरे मेहमान अगर जुड़ गए हैं तो मैं एक बार, संतोष सिंह जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, रतन तिवारी जी जुड़ गए, नेहा धवन जी जुड़ गए। मैं नेहा जी, अगर आप ये सुन रही होंगी, आप थोड़ा देर से जुड़ी हैं, अगर आप ये बातें सुन रही होंगी तो मैं चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया हो इस पे। असगर साहब ने कहा है कि जिन्ना से क्यों कंपेयर किया जा रहा है, और जिन्ना ने जो बात कही थी उस बात से अगर उलेमा बोर्ड की जो मांगे हैं 17 सूत्रीय, उससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो इन्हें बुरा लगता है। जरा मैं चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया हो इस पे। मुकेश जी, सुन रही थी हमारे साथ में जो जुड़े हैं, उनकी पूरी बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी असगर जी को कि असगर जी, आप देखिए कि किस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में, या फिर यूपी में जो उपचुनाव हो रहे हैं, या राजस्थान में उपचुनाव हो रहे हैं, इन सभी चुनावों के मद्देनजर केवल और केवल वोटर्स हैं, उनको लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी या उनके जो अलायंस में लड़ने वाली पार्टीज हैं, अब वो सब कितने आपको मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं, आपको ये दिख नहीं रहा है शायद। और जहां तक बात है एक धर्म के आधार पर आरक्षण देने की, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब ये संविधान बनाया था, उस संविधान में ये बात बहुत बखूबी लिखी गई थी कि धर्म के आधार पर हमारे यहाँ आरक्षण नहीं है, लेकिन जाति जो भेद था पुराने समय में, उसको मिटाने के लिए और जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इस आरक्षण का प्रावधान रखा गया था। दूसरी तरफ हमारा संविधान जो है वो, आपको मेरी आवाज मिल रही है मुकेश जी? बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल। नेहा जी, लेकिन आपको मैं थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक अभी लेते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वापस आएंगे तो नेहा जी जो बात कर रही थी वो बात पूरी करेंगे, फिर उसके बाद मैं रतन तिवारी और संतोष जी के पास जाऊंगा। लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम चर्चा कर रहे थे उलेमा बोर्ड का, जिन्ना कार्ड जो उलेमा बोर्ड ने जो जिन्ना कार्ड खेला, उस पर हम चर्चा करते हैं। नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता और जो एनसीपी के प्रवक्ता संतोष जी उनके पास जाऊंगा। जी मुकेश जी, हमारे संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है। जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना इज टोटली अगेंस्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। ये बात मुझे लगता है कि हमारे साथ में असगर जी को समझनी चाहिए। और दूसरी बात, जब हम भारत की एकता और अखंडता की बात करते हैं और धार्मिक आधार पर अगर हम भारत को विभाजन करने की बात करते हैं, अलग थलग करने की बात करते हैं, तो ये टोटली हमारी भारत की जो गणराज्य की जो अवधारणा है उसके बिल्कुल विपरीत बात है। और जहां तक खान साहब कह रहे थे कि जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों से इसका जो है कंपैरिजन क्यों नहीं करना चाहिए, मैं बताना चाहूंगी कि क्यों करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं फटाफट आपको वो 14 सूत्रीय जो जिन्ना जी की मांग थी, डिमांड थी, वो पढ़ूं जी, वो हमारे लगेगा कि ये बिल्कुल मिलती जुलती मांगे हैं। किस तरह से
देखिए, एक बात समझ में आती है कि आप शैक्षणिक आधार पर आपको लगता है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो पिछड़ रहा है, सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय पिछड़ रहा है, लेकिन आप दो बातें देखिए मुकेश जी कि मुस्लिम समुदाय माइनॉरिटी का दर्जा भी लेता है और उसके साथ साथ उन्हें एससी और ओबीसी का आरक्षण भी मिलता है। कांग्रेस पार्टी ने वोट की आधारित राजनीति करने के साथ साथ देखिए किस तरह से कर्नाटक में ओबीसी का 4% का जो आरक्षण है वो मुस्लिम को दे दिया, सरकारी ठेकों में बिल्कुल नेहा जी, आपको रोक करके कांग्रेस के जो रतन तिवारी जी हैं बहुत देर से हमारी बातें सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि चूंकि ये सारी बातें जो है कांग्रेस से कही गई है, कांग्रेस ने इस बात को मानी। मैं चाहूंगा रतन तिवारी जी प्रतिक्रिया। रतन जी, आपने क्यों मान ली ये बातें, आपकी क्या मजबूरी थी? मानना क्या इतना जरूरी है? मांगे मान लीजिए अगर जायज नहीं हो तो उसे स्वीकार करने में आपकी क्या मजबूरी है? रतन जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी रतन जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है जी। देखिए, उलेमा बोर्ड की जो पत्र उन्होंने डिक्लेयर किया है, वो डिक्लेयर किया है, उसमें उन लोगों ने जो 8 मांगे रखी है, उस मांगों में उन्होंने अपने मुस्लिम भाइयों को नौकरी की बात रखी है, उन्होंने आरएसएस को बैन करने की बात की है, उन्होंने बहुत सारे 10% आरक्षण की भी बात की है। 17 मांगे हैं जी। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक पत्र के माध्यम से ये बता दिया कि हमने इनकी मांग को स्वीकार नहीं की। इन्होंने मांग की है सरकार बनने के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम तीनों पार्टियां बैठेंगी, तीनों पार्टियां बैठकर डिसाइड करेंगी कि क्या हम दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, लेकिन किसी के ऊपर हम बोझ नहीं डालेंगे और महाराष्ट्र की जनता के साथ हम अन्याय नहीं करेंगे। अभी वक्त है 23 तारीख तक। चलिए, तो ये बात है आपको पब्लिक डोमेन में आकर के कहना चाहिए। आप गुपचुप तरीके से लेटर लिख दिए, कहाँ है लेटर? कहीं पब्लिक डोमेन में है नहीं। अगर लेटर लिख दिया तो आप पब्लिक डोमेन में दीजिए ना, हमें दीजिए ना, हम प्रकाशित करेंगे। जो कांग्रेस ने नहीं मानी, वो तो कह रहे हैं कांग्रेस हमारी बात मान रहे हैं। आप अगर नहीं मान रहे हैं तो लेटर दिखाइए ना, कहाँ है वो लेटर? आपके कोई बड़े नेता आकर के टेलीविजन पे क्यों नहीं बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बोलते हैं कि नाजायज मांगी थी, हमने मना कर दिया? बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं सभी मुस्लिम भाइयों से भी कह रहा हूँ कि आप लोग चुनाव में जाइए, ईमानदारी से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनवाइए। आपकी हर मांग अगर लगेगी पूरी होनी चाहिए तो हम पूरी करेंगे। चलिए ठीक है साहब, ये बात आपने असल कही। हमारे साथ संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए, संतोष सिंह जी। संतोष जी, माफ कीजिएगा देर से आपको जोड़ा हो, आपके पास आ पाया हूँ। असगर जी से कुछ लंबी बातचीत हो गई थी। ये इस पे आप क्या कहेंगे? उलेमा बोर्ड ने जो मांग रखी है, क्या आपको लगता है कि ये जायज मांगे हैं? और कांग्रेस जो अभी कह रही है हालांकि कि हमने चिट्ठी लिखा है, लेकिन चिट्ठी तो कोई हमारे पास नहीं है, क्या आपको इस बात की जानकारी है कोई? जी मुकेश जी, मेरी आवाज जी आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है जी। मुकेश जी, सबसे पहले तो मुझे ये नहीं मालूम ये पत्र किसको दिया गया है, बस इतनी सी जानकारी आप मुझे दे दीजिए। ये कांग्रेस को दिया गया है पत्र? हाँ, ये कांग्रेस को दिया गया है, कांग्रेस ने को बाकायदा। हमारे जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है जयंत पाटिल साहब, उन्होंने कहा कि हमको इस तरह का कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ हमारे साथ। पहली बात जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात है। दूसरी बात, ये सिर्फ एक चुनावी क्या बोलते हैं वो है, गुगली है। क्योंकि अगर ये लोग गंभीर होते हैं उलेमा जी, तो ये लोग उसको जो महाविकास आघाड़ी के समक्ष रखते। पहली बात, महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार है। ये दूसरी बात, ऑलरेडी कांग्रेस महाविकास आघाड़ी ने अपना जो एजेंडा है, मैनिफेस्टो, वो डिक्लेयर कर दिया है। तो अब ये बात की कोई बहुत ज्यादा इनकी जो संवैधानिक मांग है, वो देश के हर जातीय संगठन को रखने का अधिकार है, और संवैधानिक मांग जो होंगी वो सरकार रहते हुए भी उस पर विचार किया जा सकता है। देखिए, आपके बगल में जो है उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने बार बार कहा, आप कह रहे हैं कि अभी तक आया नहीं, कांग्रेस कह रहे हैं, इन्होंने तो बाकायदा पब्लिक डोमेन में आकर के कहा है, इन्होंने कहा है कि हमने दिया है। अगर आप लोग कह रहे हैं कि नहीं मिला है, तो आप लोग का प्रोग्राम में 3 दिन से ये प्रोग्राम बातें चल रही है, आप लोगों ने कभी आकर के पब्लिक में कहा नहीं, पब्लिक डोमेन में, कि ऐसा नहीं है? पार्टी का पब्लिक बयान है सर कि इस तरह का कोई पत्र उनको नहीं मिला। चलिए ठीक है, जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। चलिए, अच्छी बात है। जब मामला बढ़ गया तो आप कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें नहीं है। हमारे साथ चंद्रांशु जी, मुझे एक बात और कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद मैं खत्म करता बात। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मांग संवैधानिक है, असंवैधानिक है। अगर मुस्लिम लीग की भी सरकार होगी महाराष्ट्र में, तो भी वो संवैधानिक मांग ही पूरी कर सकती है।
मुस्लिम लीग की असंवैधानिक मांग पूरी नहीं कर सकती। तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करके नहीं, मुस्लिम लीग असंवैधानिक मांग है, वो असंवैधानिक मांग कोई भी नहीं है, मानेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रद्रोही मानेगी। मांग है, राष्ट्रद्रोही मांग है। आप इससे जो है भारत को टुकड़े करने की नींव रख रहे हैं। देखो, तो आप इसको आपके बहुत अच्छे से अलंकृत कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, आप उसको अलग तरीके से अलंकृत कर सकते हैं, लेकिन वो एक सिर्फ मांग है हमारे लिए और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना, सशस्त्र क्रांति एक ही दिन में थोड़ी हुई है, तो शुरुआत तो इसी तरीके से होती है। शुरुआत उन्होंने कर दिया, जिन्ना ने भी इसी तरीके से 29 में जिन्ना ने इसी तरीके से शुरुआत की थी, 47 में बट गया भारत। कल शंकराचार्य जी ने वो समर्थन व्यक्त किया, किसको? महायुति को आप जिताएं, ऐसी उन्होंने घोषणा की। देखो सर, अलग अलग समूह अलग अलग हिंदू राष्ट्र में हिंदू संत जो हैं किसको कहेंगे? जिसको लगेगा उनको कहेंगे। किसी को जितवाने की बात करने से कोई संविधान खतरे में नहीं पड़ जाता, लेकिन आप जो मांगे कर रहे हैं ना वो बिल्कुल जिन्ना की तरह है, इसीलिए उसका विरोध किया जा रहा है। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ चंद्रांशु जी महाराज हैं। जिन्ना की तरह मानते हैं और उनकी मांगे अगर जिन्ना की तरह है तो ठीक नहीं। बिल्कुल, आप पढ़े ना सर, हमने तो अभी पूरा दिखाया, आप जाकर के देखिए, कंपेयर कीजिए। उनकी दोनों चीज पब्लिक डोमेन में है, दोनों चीज अच्छी है। देखिए, जैसे उन्होंने बोला है कि राजनीतिक पार्टियां उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें दे, ये बिल्कुल वैलिड बात है। 22% की जनसंख्या है, बहुत मुस्लिम राजनीति में शरीक होते हैं, लेकिन उस अनुपात में उनको टिकट नहीं उनको तो मांग ये करना चाहिए कि जो बाहर के घुसपैठिए मुसलमान हैं उसको बाहर किया जाए, ताकि यहाँ के मुसलमानों को हक मिले उसका। जो ये बात क्यों नहीं करी? जो असल समस्या है मुसलमानों की, जो असल समस्या मुसलमान की वो रख नहीं रहे। देखिए, असल समस्या तो यही है ना संतोष जी, असल मुसलमानों की तो असल समस्या ये है कि मुसलमानों को जो यहाँ मिलना चाहिए वो इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि घुसपैठिए मुसलमान घुस करके उनके हक को मार रहे हैं, तो उसको बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा। नेहा जी मैं आऊंगा, लेकिन चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ हैं, जरा से एक बार मैं उनसे एक प्रतिक्रिया ले लूं। चंद्रांशु जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से मांग की गई है उलेमा बोर्ड के द्वारा, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। उलेमा बोर्ड शुरू से अपने मकसद पर जो लगा है उसका एक चेहरा आपने देख ही लिया जी, वो तो उसके साथ ही आएगा। कभी प्रधानमंत्री अपने देश के प्रधानमंत्री को भाजपा का कोई होगा तो नहीं समझेगा, उनको नहीं देगा, कांग्रेस को देगा, क्योंकि भारत तोड़ो टुकड़े गैंग जो है ना, जो इंडी गठबंधन बना उसका एक चेहरा है, एक रूप है, क्योंकि उसमें ही भारत माता को डाइन कहने वाले, उसमें ही भारत माता के टुकड़े करने वाले सभी जितने गैंग है उसमें ही समाहित है। अभी भी ये जो आतंकवादी भाषा है इसका मैं विरोध करता हूँ। नहीं, अभी आ जाऊंगा सर। अभी रुकिए, हम समझ रहे हैं कि लग रहा होगा ना, मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था, इसमें भी बोल सकता था। नहीं, गलत बात, पहले सुनने का धैर्य रखिए, बाद में जवाब दीजिए। नहीं, आपने गठबंधन को गैंग बोला है। मैं बिल्कुल गठबंधन की बात करूंगा, मैं इसलिए आपने गैंग बोला है, गैंग गलत वर्ड है। जो देश हित में काम करेगा मैं उसका बोलूंगा, आपको बुरा लगे तो लगे। आप गठबंधन तो दोनों में है सर, गठबंधन तो दोनों भी तरफ है ना सर, आप ही को केवल नहीं बोला, अगर है तो गठबंधन तो सब में है ना, तो दोनों को बोला तो आप कम से कम बैलेंस तो है ना, आपको अकेला तो बोला नहीं, गठबंधन तो दोनों तरफ है ना। चलिए ठीक है, उतना शाब्दिक अर्थ मत निकालिए। मैं आईना सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। मैं फिर कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जब एक बार किसी ने कहा ये जो चल रहा है, कल को संतोष जी बैठे हुए हैं, आज कल को अगर किसी उलेमा मौलवी ने फिर वक्फ बोर्ड के नाम पर आपके घर में भगवान न करे कि एक रसीद चपकी मिले कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, कभी ऐसा न जो 17 जिस तरह से वो मांग रख रहे हैं लगातार, हम सब पे घर हो जाए। आज जहां मनोहरा संसद भवन वो ले रहे हैं और सबसे बड़ी लैंड, आपने कब कहा इस बात को? भारत के अंदर तीसरी सबसे बड़ी जगह वक्फ बोर्ड रखा हुआ है। ये नाच नाच कब आप बोले? विस्थापित होने वाले कश्मीरी पंडित आज दिल्ली में आश्रित है, कब आप बोलते हैं? इसी तरह मनमानी बढ़ते बढ़ते अब अल्पसंख्यक रहे कहां? इतने बहुसंख्यक बनकर के बैठे हैं, सच स्वीकार करिए और सारा मुफ्तखोरी जो मिल रहा बंद करवाइए। इन चीजों के लिए बोलिए ना, अगर सच कहना गुनाह है। कभी नाम क्यों ले रहे हैं? अभी तक उन लोगों को, नीतीश कुमार को फूट डालो अगर नीति नहीं है तो नीतीश कुमार को, और वही क्यों दिख रहे हैं गिने चुने लोग कि ये लोग समर्थन ले लेंगे। तो अगर देश विरोधी ताकतों के साथ नहीं खड़े हुए हैं, देश के साथ खड़े हुए हैं, तो जैसे अभी हमारे सामने बात आ रही है कि जो घुसपैठियां हैं, बांग्लादेशियां हैं, रोहिंग्या हैं और जो भी भारत के साथ तोड़ने वाले लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, इनका विरोध करना शुरू कर दो ना। अजमल कसाब के समर्थन में फांसी रुकवाने के लिए बाहर आएंगे तो कौन मानेगा? आप उनको समर्थन लेकर के सरकार बनाएंगे तो कौन राष्ट्रभक्त मानेगा? और फिर कहने पर फिर बुरा नहीं लगता। चंद्रांशु जी हो बात समझ गई, आप लोग समझ गए। नेहा जी कुछ बोलना चाह रही थी। नेहा जी जी, मैं अपने साथी प्रवक्ताओं से ये बात पूछना चाहूंगी, जो भी
इस उलेमा की जो ये 17 मांगे आई हैं इनके समर्थन में बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आरएसएस पर बैन लगाना, दूसरी बात हमारी वक्फ बोर्ड का बिल का विरोध करना, और सबसे बड़ी बात कि मौलाना सलाम अजहरी को जेल से रिहा करना और रामगिरी महाराज जी और नितेश राणे जी को जेल में डालने जैसी बातें जो हैं, या फिर ये बात कहें कि 2012 से 2024 तक जो दंगों में मुस्लिम जो अंदर बंद हैं, इसका मतलब तो आपको भारतीय कानून पर यकीन ही नहीं है कि बेगुनाहों को अंदर डाला हुआ है जेल में। अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो क्या आपको ये जायज मांगे लगती हैं? क्या आपको जायज मांग लगती है? और दूसरी बात, जिस तरह से पुलिस में भर्ती के लिए आरक्षण करना या शिक्षा के क्षेत्र में या सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण मांगना, मैं सीधी सी बात ये पूछना चाहती हूँ कि भारत में जब संविधान बना है और जातिगत आधार पर आरक्षण दिया गया है, धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, और धार्मिक आधार पर तो इस देश की अवधारणा ही नहीं रची गई थी। धार्मिक आधार पर जिस देश की अवधारणा रची गई थी वो पाकिस्तान बना था, ना कि वो भारत बना था। तो भारत में रहते हुए इस तरह की बात करना बिल्कुल नाजायज है। जो समर्थन कर रहे हैं उनका क्या जवाब होगा? क्या ये जायज मांग है? जी जी, ठीक है। असगर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से। जी असगर जी बोलिए। हमारी बहन ने पहले भी कुछ बातें कही और अभी भी कही नेहा जी ने, तो दो बातें कही हैं, दोनों आपस में कंट्रेरी हैं। एक तो ये कही उन्होंने कि भाई ये दंगे के कानून में जो लोग हैं इनको बाहर निकालने की बात क्यों कह रहे हैं, और दूसरी बात ये कि पुलिस में भर्ती कराने की बात क्यों कह रहे हैं। ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे का जवाब है। हम कानून की बात नहीं कर रहे हैं, कानून पे हमें पूरा भरोसा है, जुडिशरी पे है, कोर्ट्स पे है। मैं खुद वकील हूँ, रोज पेश होते हैं, रोज भरोसा करते हैं, इज्जत करते हैं कानून की भी और कानूनदाओं की भी और उनके दिए हुए जजमेंट्स की भी। लेकिन जो पुलिस का रवैया है यहाँ पे, दंगे में सिर्फ एक ही लोगों को फंसा दिया, और उन लोगों को जो मारे जाते हैं, जो पिटते हैं, जो इंजर्ड होते हैं, वही मुजरिम होते हैं, ये मुलजिम होते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, उनको झूठा फंसा दिया जाता है। सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक मिनट मुकेश भाई, एक मिनट। इसीलिए कह रहे हैं कि सुन तो लिए नेहा जी, इसीलिए कह रहे हैं कि पुलिस में भर्ती कराएं ताकि नेहा जी आऊंगा आपके पास, गलत है। और उनको छुड़ाने की बात भी यूं कह रहे हैं कि उनको झूठा फंसाया गया है। अब मैं इससे पहले आपने कानून की बात करी, बाबा साहब ने जो कानून संविधान के साथ बना दिया वो हो गया। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या इस बाबा साहब के कानून के बाद कभी भी किसी कानून में यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ? कोई नए कानून नहीं बने हैं? वो अधिकार भी बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया था ना 368 भाई में। तो जो दिया था, क्या आपने कभी अमेंडमेंट नहीं किया उनमें? अगर उनमें अमेंडमेंट आप कर सकते हैं तो ये सारी चीजें जो सारे बाबा साहब ने तो कहा था जो मूल स्ट्रक्चर में जो है कभी अमेंडमेंट नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने उसको भी किया। धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है उसमें ठूसा आपने। अरे भाई, जब आपने किया है अमेंडमेंट तो आप कल किया है तो आप आज भी कर सकते हैं। एक सवाल मुकेश भाई आपका था कि आप चले जाइए, आपका हिस्सा मिल गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान छोड़ दिए। देखिए, इसको करने भाई साहब, ये मैंने तब कहा जब आपने कहा कि मुझे अलग कर दीजिए। ये मैंने वैसे नहीं कहा। जब आपने कहा कि मुझे अलग कर दीजिए तो मैंने बोला अलग तो कर दिया था, चले जाते आप। हाँ, जिम्मेदार आदमी है, आपने जिम्मेदारी के साथ कहा। हाँ, मैंने कहा, क्योंकि जब आपने कहा कि हमको अलग कर दीजिए तब मैंने कहा। ना, ये तो आप कहलवा रहे। मैं क्यों कहलवा रहा हूँ? आपने कहा क्योंकि मांगे नहीं मानते हैं तो अलग कर दीजिए। हमें तो अलग कर दिया, एक तो मांग पे आधार कर दिया था अलग आपको। आप कह रहे हैं आप अलग हो जाइए, मैं क्यों कहूंगा भाई? नहीं, आपने कहा कि मुझे अलग कर दीजिए तो मैंने कहा कि चले जाइए। आपको तो दे दिया था, अलग कर दिया था पहले आपको। हम तो यहीं की जमीन में दफन होते हैं, हम खाक भी नहीं उड़ाते अपनी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ से जाने के लिए आपको अपना संविधान बदलना पड़ेगा, पूरी ताकत लगाना पड़ेगा। जब तक संविधान है, जब तक सेकुलरिज्म पाकिस्तान जब बना था तो इसी संविधान के आधार पर अलग हुआ था, अलग से उसमें कुछ नहीं किया गया था। इतनी जानकारी सबको रखनी चाहिए। नेहा जी कुछ बोलना चाह रही हैं? ठीक है, नेहा जी कुछ बोलना चाह रही है। नेहा जी, देखिए, मैं मुकेश यही बात कहूंगी कि ये जितनी बातें हैं ये भारत को तोड़ने की बातें हो रही हैं, और केवल राजनीति करने के लिए उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी और ये अघाड़ी जो है वो दोनों मिलकर गठबंधन में केवल और केवल किसी तरह से सत्ता को हथियाना चाहते हैं, और ये उनका कंप्लीट राजनीतिक एजेंडा है। और जिस तरह से आपने कहा मुकेश जी की कोई लेटर अगर आया है तो वो लेटर सार्वजनिक करिए, और आपका क्या मत है उस पर अपने कही हुई बात पर भी शायद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी को ये बात पता चल गई कि इस तरह की बातें करने से उनको राजनीतिक नुकसान होने जा रहा है, इसलिए आज वो अपनी बात से मुकर गए। और फिर भी एक बात आपने शायद ध्यान से नहीं सुनी, महाविकास अघाड़ी जी के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं
उन्होंने एक ही बात कही कि हमें पहले सत्ता में लाइए, फिर हम आपकी बात सारी मानेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पर्दे की आड़ में रहकर आप उनके एजेंडे का समर्थन करना चाहते हैं, बाहर निकलकर खुलकर सामने उनका समर्थन करने से आज आप बच रहे हैं। जी संतोष जी, हमारे बिल्कुल सही कहा आपने। संतोष जी आपका जवाब देंगे। संतोष जी, क्या आपने कहा कि अभी नहीं कर रहे हैं, आपने लेटर नहीं दिया है, लेटर नहीं आया है, लेकिन आप जो है जब सत्ता में आ जाएंगे, सरकार जीत जाएगी, तब अब आप उसका समर्थन करेंगे। ये दो मुंही बातें क्यों? ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात ऐसी कि ये कोई कांग्रेस का अकेले का और शिवसेना का अकेले का निर्णय नहीं होगा। ये महाविकास आघाड़ी है और ऑलरेडी हमने अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया है सर। दूसरी बात, मैं नेहा मैडम की बात का जवाब देना चाहता हूँ जी। नेहा मैडम बोल रही थी कि आरएसएस पे बैन लगाना, ये देश, अरे आरएसएस पे 3 बार बैन लगा है। सबसे पहले जो पहले भारत के गृह मंत्री थे उन्होंने आरएसएस पे बैन लगाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आरएसएस वही संस्था है जिसपे बार बार बैन लगा है। ये उसके नेचर के कारण बैन लगा है। ये कोई बहुत बड़ी देशभक्त संगठन नहीं है। और हम कांग्रेस कोई देशद्रोही संगठन नहीं है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो बीजेपी के खिलाफ है वो ठीक है। इसमें बहुत बार बात हो चुकी है और आरएसएस पे बैन लगाने का सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन लगा नहीं पाते हैं, लगाते हैं तो वो टिक नहीं पाता है और सब कानून सम्मत होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए नेहा जी आपका, रतन तिवारी जी आपका, संतोष जी आपका, असगर खान साहब आपका और चंद्रांशु जी महाराज आप हमसे जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके से उलेमा बोर्ड ने, उलेमा काउंसिल ने जिस तरीके से अपनी मांगें रखी हैं 17 सूत्रीय, और उसकी तुलना जिस तरीके से जिन्ना से, अब मोहम्मद अली जिन्ना से की जा रही है, वो पूरी तरीके से जायज़ है, क्योंकि दोनों की मांगें एक तरीके के हैं, दोनों की मंशा भी एक तरीके की है। एक ने देश का विभाजन कर दिया और दूसरे जो है वो देश का विभाजन करने की मंशा पाले हुए है। इसलिए ये यहाँ पर नहीं चलेगा, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।